सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य के बारे में, जिसे हम शास्त्रीय परिदृश्य भी कहते हैं। समाजशास्त्र में समाज का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा समाज की संरचना एवं परिवर्तन को समझा जाता है। अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाज के संबंध में सही और पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित समाज का दो दृष्टियों से अध्ययन किया जाना आवश्यक है। पहली जो दृष्टि है वह है स्थिर और दूसरी है परिवर्तन। इन दोनों दृष्टियों से अगर हम समाज का अध्ययन करते हैं तो समाज को हम भली प्रकार से समझ सकते हैं। जब समाज की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है तो यह समाज का स्थिर दृष्टिकोण है, और जब हम किसी समाज में परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं तो यह समाज का गतिशील पक्ष है। भारतीय समाज का अध्ययन भी हम दो दृष्टियों से कर सकते हैं। पहला है शास्त्रीय परिदृश्य, जिसे हम पाठ्य परिदृश्य भी कहते हैं, और दूसरा है क्षेत्र कार्य दृष्टि, या जिसे हम क्षेत्रीय परिदृश्य भी कहते हैं। पाठ्य परिदृश्य का तात्पर्य यह है कि समाज से संबंधित जो भी लिखित सामग्री पाई जाती है उसके आधार पर समाज की संरचना, प्रकार्य तथा गतिशीलता को समझने का प्रयास किया जाए। पाठ्य दृष्टिकोण के अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। अतीत को लिखित सामग्री के आधार पर जाना जा सकता है, और इस सामग्री के आधार पर भूतकालीन समाज को समझने की सहायता मिलती है। क्योंकि अगर हम वर्तमान समाज को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्राचीन जो समाज है उस समाज को समझना अनिवार्य है, क्योंकि वर्तमान की जड़ें अतीत में ही निहित होती हैं। पाठ्य सामग्री का अर्थ अगर हम देखें तो पाठ्य सामग्री वह लिखित सामग्री है जो जो इस प्रकार की सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं उनमें हम ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, विदेशियों द्वारा लिखित विवरण आदि को शामिल करते हैं, क्योंकि ये वो सारे स्रोत हैं जो अध्ययन के आधार पर समाज का चित्र प्रस्तुत करते हैं, और इन सब को हम पाठ्य सामग्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। इस पाठ्य परिदृश्य को समझने के लिए हमने भारतीय समाज को विभिन्न कालों में विभक्त किया है। जैसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद हम प्राचीन काल में आते हैं, प्राचीन काल के बाद मध्यकाल, और मध्यकाल के बाद आधुनिक काल। इस प्रकार से विभिन्न कालों में हम इस परिदृश्य को बांटकर समाज को भली प्रकार से समझ पाएंगे। तो जो प्रागैतिहासिक काल है वहाँ से लेकर और वर्तमान तक भारतीय समाज के इतिहास को समझने की सुविधा की दृष्टि से इसे हमने विभिन्न भागों में विभक्त किया है, विभिन्न कालों में बांटा है। सबसे पहला काल है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम बात करें तो ये निश्चय पूर्वक कहना बड़ा कठिन है कि कब और कहाँ से प्रथम बार मानव ने आकर भारत को अपना निवास स्थान बनाया, किंतु भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दक्षिणी भारत में उस समय भी मानव का अस्तित्व था, जब ऑस्ट्रेलिया, भारत और अफ्रीका एक ही भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे। समय समय पर यहाँ विभिन्न स्थानों से अनेक प्रजातियों के लोग आते रहे और उनका यहाँ इतना मिश्रण हुआ कि आज यह कहना बड़ा कठिन है कि भारत के मूल निवासी कौन थे और भारतीय संस्कृति को जन्म किसने दिया, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर आकर रहे वो सभी भारतीय संस्कृति में विलीन होते चले गए। भारतीय समाज और संस्कृति प्रागैतिहासिक काल में जन्म ले चुके थे। उनका एक व्यवस्थित रूप उस समय विद्यमान था। सिंध के लड़काना तथा पंजाब के हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर जो उत्खनन कार्य हुए उनसे ज्ञात होता है
कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ एक समुन्नत सभ्यता जन्म ले चुकी थी, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी, वरन इसका प्रसार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, काठियावाड़, गुजरात और उत्तरी राजस्थान तक था। यह संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, जिसमें ईंटों के पक्के भवन बने हुए थे। नगर में नालियाँ, सुनियोजित रूप से सड़कें भी बनी हुई थी। प्रत्येक गली में एक कुआं व स्नानागार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिवलिंग तथा मातृ देवियों के उपासक थे। वे प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे और इसीलिए पेड़ पौधे, नदी एवं पशुओं की पूजा करते थे। वे सूती, रेशमी तथा ऊनी वस्त्र बुनना जानते थे। विभिन्न प्रकार की मिट्टी और धातु की मूर्तियों एवं उनकी भाव भंगिमाओं से ज्ञात होता है कि उनमें कला के प्रति लगाव था। वे संगीत और नृत्य में भी रुचि रखते थे। स्त्रियां विभिन्न प्रकार की धातुओं के आभूषण धारण करती थीं। श्रृंगारिक प्रसाधनों का भी उपयोग करती थीं। खुदाई में मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, जिन पर पशुओं के चित्र अंकित हैं। निकटवर्ती देशों से व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संबंधों से वे जुड़े हुए थे। ये जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ लोग, जिन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया, ऑस्ट्रेलॉइड और भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। यह सभ्यता लगभग 2000 ईस्वी पूर्व तक कायम रही और आर्यों के भारत आने पर संभवतः इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तो ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला काल है जिससे हम भारतीय समाज को भली प्रकार से समझ सकते हैं, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल में सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो अपने विकास पर थी। दूसरा काल है प्राचीन काल। प्राचीन काल को हमने विभिन्न भागों में बांटा है समझने की दृष्टि से। वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन एवं बौद्ध काल, मौर्य काल, शक व कुषाण काल और गुप्त काल, ये विभिन्न 6 काल हैं जिनमें हमने प्राचीन काल को विभक्त किया है, ताकि हम प्राचीन काल में समाज की जो स्थिति थी उस स्थिति को भली प्रकार से समझ सकें। वैदिक काल को भी हमने 2 भागों में बांटा है। पहला पूर्व वैदिक काल है और दूसरा उत्तर वैदिक काल है। वैदिक काल के बारे में हम बात करें तो वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे, जो 2500 वर्ष ईसा पूर्व भारत में आए। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में आर्यों द्वारा निर्मित पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति का ज्ञान हमें ऋग्वेद से मिलता है, जो सबसे प्राचीन रचना है। पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार समाज व्यवस्था का आधार था। गांव में ग्राम पंचायतें होती थी, जिनका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। संपूर्ण समाज 4 वर्णों में विभक्त था और चारों वर्णों के अपने कर्तव्य निर्धारित थे। शासन का कार्य राजा द्वारा किया जाता था, जो सामान्यतः वंश परंपरागत होता था। उस समय समाज में स्त्रियों की उच्च प्रतिष्ठा थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवाएं पुनः वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकती थी। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। इसी समय विश्वधारा, घोषा, अपाला जैसी विदेशी महिलाएं हुई थी। इस प्रकार से पूर्व वैदिक काल है। और आर्य अनेक देवी देवताओं के उपासक थे। वे सूर्य, चंद्र, वायु, जल और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। यज्ञ तथा हवन के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया करते थे। ये पूर्व वैदिक कालीन भारतीय समाज है। अब हम चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। ऋग्वेद के बाद का समय उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इस समय जो अन्य 3 वेद थे, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों की रचना हुई और आर्यों की संस्कृति का प्रसार भारत के अन्य भागों में भी हुआ। उन्होंने पूर्व में गंगा और जमुना के मैदान तक, दक्षिण में भी अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। बड़े बड़े जो राज्य थे, जैसे कौशल, काशी, विदेह आदि राज्यों की स्थापना हुई। राज्यों के विस्तार और युद्ध में सफलता के कारण राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। राजा वंशानुगत थे, लेकिन निरंकुश नहीं थे। प्रजा और कानूनों के संरक्षक माने जाते थे।
राजतंत्र के साथ साथ इस समय गणतंत्र की भी स्थापना हुई। इस युग में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार तो था, किंतु वे संपत्ति में उत्तराधिकारिणी नहीं होती थी। वर्ण व्यवस्था इस युग में भी प्रचलन में थी। इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल के बाद में वैदिक काल में भारतीय समाज की संरचना रही। दूसरा है महाकाव्य काल। रामायण और महाभारत दो बड़े महाकाव्य हैं। जिस युग में इनकी रचना हुई उसे महाकाव्य काल के नाम से जाना जाता है। रामायण की रचना वाल्मीकि और महाभारत की रचना व्यास जी ने की थी। आज रामायण और महाभारत किसी एक युग अथवा एक ही लेखक की कृति नहीं मानी जाती, क्योंकि समय समय पर इनमें कई संशोधन और परिवर्तन हुए हैं। फिर भी यह माना जाता है कि ईसा से 200 वर्ष पूर्व इसकी अधिकांश रचना पूरी हो चुकी थी। राम और कृष्ण इस युग के महापुरुष थे। आज भी राम अनेक आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। सीता पतिव्रत धर्म के लिए जानी जाती है। महाभारत कौरवों और पांडवों के संघर्ष की ही कहानी नहीं थी, वरन उस युग के धार्मिक, नैतिक और दार्शनिक आदर्शों का भी संग्रह था। गीता, जो कि महाभारत का ही अंग है, उसमें संपूर्ण वेद, उपनिषद और पुराणों का सार है। इस युग में आर्य और अधिक पूर्व की ओर बढ़ गए थे। मगध और बंग जैसे विशाल राज्य स्थापित हुए। राजा लोग अपने सम्मान, शक्ति और गौरव बढ़ाने के लिए राजसूय अथवा अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। इस युग में राजा शासन चलाने के लिए मंत्रिपरिषद एवं पुरोहितों से सलाह लिया करते थे। इस युग में जाति प्रथा धीरे धीरे कठोर होने लगी थी। स्त्रियों की प्रतिष्ठा वैदिक युग की तुलना में कम हुई। यद्यपि स्वयंवर की प्रथा द्वारा वे अपने पति को चुनने के लिए स्वतंत्र थी। इस युग में नगरों की तुलना में ग्रामों की ही प्रधानता थी। ये महाकाव्य काल था, जिसमें दो महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ, दो बड़े महाकाव्यों की रचना हुई थी, रामायण और महाभारत, जो हमें उस समय के समाज के बारे में जानकारी देते हैं। तीसरा है जैन व बौद्ध काल। ईसा से 6वीं एवं 7वीं शताब्दी में विश्व में महान धार्मिक आंदोलन हुए। विश्व के कई देशों में तत्कालीन समाज व्यवस्था के विरोध में समाज सुधारकों द्वारा आंदोलन किए गए और समाज को पुनर्जीवित करने के प्रयास हुए। भारत में भी ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, कर्मकांड एवं अंधविश्वासों के विरोध में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने एक नवीन विचारधारा दी। भारतीय समाज को पुनर्जीवित कर उनमें नवीन प्राण संचार किया गया। महावीर स्वामी ने जैन धर्म और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया। महावीर ने सम्यक ज्ञान और धर्म तथा सम्यक दर्शन के सिद्धांतों का प्रत्येक गृहस्थ द्वारा पालन करने की बात कही। गृहस्थ के लिए उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये 5 प्रतिज्ञाओं को मानने की बात कही। धीरे धीरे जैन धर्म का प्रसार संपूर्ण भारत में हो गया और इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ। उत्तरी भारत में मथुरा व दक्षिण में श्रवण बेलगोला जैन धर्म के प्रमुख प्रचार केंद्र थे। जैनियों ने बहुत सारे साहित्य और कला का भी सृजन किया। इसी प्रकार से जो दूसरा इसी में था बौद्ध काल, बुद्ध ने भी लोगों को उस सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी, जिससे वे जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। और जीवन मरण से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सत्य दृष्टि, सत्य भाव, सत्य भाषण, सत्य कर्म, सत्य निर्वाह, सत्य प्रयत्न, सत्य विचार और सत्य ध्यान, ये अष्टांगिक मार्ग जो हैं उनका अनुसरण करने का उपदेश दिया। इस प्रकार जैन एवं बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के ही अंग थे। इन्हें हम सुधार आंदोलन कह सकते हैं, जो कि हिंदू धर्म में आई बुराइयों का अंत करना चाहते थे। इस प्रकार से जैन एवं बौद्ध काल तीसरा काल रहा। भारतीय समाज में जो संरचना थी उस समय की, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है जैन एवं बौद्ध काल से भी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।